मेडिकल यूनिवर्सिटी की है, MSSO ग्रेड सेकेंड। आप सिलेबस देखें, चाहे आप अगर एम्स का सिलेबस देखेंगे या आप SGPGI में भी, जब ये पेपर हुआ था SGPGI का, तो उसमें भी एक टॉपिक मेंशन करता है काउंसलिंग, है ना, काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस एक टॉपिक मेंशन करता है। और उसी टॉपिक के संदर्भ में आज हम लोग थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर चल रहे हैं और बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग को इस प्रश्न के बारे में समझना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। सवाल आपसे कहता है कि परामर्श और कोचिंग सेटिंग में, है ना, परामर्श और कोचिंग सेटिंग में संक्षिप्त नाम GROW क्या दर्शाता है। मतलब एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो GROW है, ये GROW, ये रिप्रेजेंटेट आपको करना है इसका फुल फॉर्म, यानी पूरा नाम। और ये GROW का जहाँ प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है काउंसलिंग एंड कोचिंग सेटिंग, यानी कोचिंग रणनीति में, वहाँ पर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर पहला होगा। G से आपका गोल होगा, ठीक है, और R से आपका रियलिटी होगा, O से ऑप्शन कह सकते हैं, और W से विल मतलब इच्छा होता है। विल का अर्थ जो दर्शाता है वो इच्छा से दर्शाता है, WILL होता है विल का मतलब। अब समझिएगा थोड़ा सा कि लक्ष्य, बेसिकली ये जो टारगेट, जो गोल दिया गया है पहला वाला, ये वांछित परिणाम यानी सकारात्मक परिणाम या उद्देश्य को परिभाषित करता है। सकारात्मक परिणाम व उद्देश्य को परिभाषित करता है, ये पहला, इसका मतलब ये है। जे का मतलब ध्यान से सुनिएगा, काउंसलिंग होता है। दूसरा शब्द है रियलिटी यानी वास्तविकता। म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा म्यूट है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। रियलिटी यानी वास्तविकता, वर्तमान स्थिति का आकलन करना। ये जो आर शब्द का मतलब रियलिटी है, वास्तविकता है, इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट टाइम में उसकी कंडीशन है, जो स्थिति है, उसका आकलन करता है। और किसी भी चुनौती या बाधा, अगर मान लीजिए कोई चुनौतियां आ रही है, कहीं पर बैरियर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, यानी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, या किसी एक्टिविटी के दौरान में बाधा आ रही है, तो उसकी ये पहचान करता है ना। तो ये उसकी क्या करता है, पहचान करता है, आर यानी रियलिटी। एक है विकल्प यानी ऑप्शन। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो संभावित समाधान होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, वो विकल्प के रूप में आते हैं, है ना। रणनीतियों का पता लगाया जाता है इस ऑप्शन में, रणनीतियों वगैरह का पता लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो संभावित समाधान होते हैं उसको लागू किया जाता है विकल्प में। एक होता है विल यानी इच्छा, यानी क्रिया करने के लिए, यानी लास्ट टाइम पे आ गए हैं, लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, क्रिया, ठीक है। तो क्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और आगे बढ़ने के लिए एक योजना विकसित करें, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली GROW एक मॉडल है, ये 4 चरणों को प्रतिनिधित्व करता है। 4 चरण कौन कौन? गोल, रियलिटी, ऑप्शन, विल, ये 4 चरण है, जो एक बेसिकली एक कोचिंग ढांचा है, एक परामर्श ढांचा है, स्ट्रक्चर है, काउंसलिंग का एक प्रकार का स्ट्रक्चरल है। अब इसका उपयोग बेसिकली व्यक्तियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। आपका GROW किस में मदद करता है? व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने में हेल्प करता है GROW, समस्या को हल करने में GROW मदद करता है, ठीक है, और प्रदर्शन में सुधार करना, जैसे आप काम कर रहे हो, बहुत धीमा गति से काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा मोटिवेट करके वो क्रिया को और तेज कर देता है, तो इसलिए प्रदर्शन में सुधार करने के लिए यह मदद करता है GROW। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इस शब्द को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। देखिए इतना सारे बातें बताया हूँ तो जरूर आप लोग नोट भी किए होंगे, और नोट भी आप लोगों को कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 16,
कहता है कि कौन सा परामर्श का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, ठीक है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी यहां पर आप देख सकते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। एंड यानी और व्यक्ति के जीवन में वर्तमान और भविष्य की भूमिका पर बल देता है या जोर देता है ना। तो रोल ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है। तो परामर्श के दृष्टिकोण से आपको देखना है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में जैसे आज क्या घटना घटित हो रही है, भविष्य में क्या घटना घटित होती है, वो कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जिसपे चर्चा पर चर्चा होता है। क्या वो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक व्यवहार परामर्श है, कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलिंग है, क्या वो साइको डायनेमिक काउंसलिंग है, मनोविश्लेषणात्मक है, क्या वो अस्तित्ववादी परामर्श है, इसको एग्जिस्टेशनल कहा जाता है, अस्तित्ववादी को सेरोन किर्कगार्ड के द्वारा ये दिया गया है। याद रखेंगे, एक बार पेपर मेडिकल सोशल वर्क में पूछा गया था, सेरोन किर्कगार्ड के द्वारा ये बेसिकली दिया गया है। व्यक्ति केंद्रित परामर्श, तो सही जवाब देखिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य की भूमिका के लिए एक पार्ट है ऑप्शन सी, अस्तित्ववादी परामर्श, ये बल देता है ना। तो यहां पर आप लोगों का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा और आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यह अस्तित्ववादी परामर्श एक प्रकार की ना चिकित्सा होती है। ये क्या होती है, एक प्रकार की चिकित्सा होती है, थेरेपी होती है ये, जो अस्तित्व के दार्शनिक विषयों जैसे स्वतंत्रता, अर्थ, जिम्मेदारी और खोज पर बल देती है ये, ताकि व्यक्ति को ना अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करे। जीवन में जो अर्थ है, जो इस समय उसका प्रेजेंट टाइम है, उस पर ये मदद करता है, साथ ही साथ उसके उद्देश्य, उसके भविष्य की खोज में भी मदद करता है। तो जब कभी वर्तमान की बात आए, फ्यूचर की बात आए, अब व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, तो केवल एक ही थ्योरी, एक ही काउंसलिंग है, वो है अस्तित्ववादी परामर्श, वो है अस्तित्ववादी परामर्श। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। आत्म जागरूकता पर बल देता है, ठीक है, तकनीकी पर बल देता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें तो इसमें सेरोन किर्कगार्ड और एक नाम आता है हाइडेगर का नाम, और एक नाम आता है फ्रेडरिक नीत्शे का नाम। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस में अगर परीक्षा में पूछा गया है तो सेरोन किर्कगार्ड का पूछा गया है, ठीक है। तो ये विचारक हैं जिन्होंने बेसिकली अस्तित्ववादी परामर्श या थेरेपी, अभी आप कह सकते हो कि इन्हीं के द्वारा बेसिकली दिया गया था। तो मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही फेमस पार्ट रहा है ये, है ना। और देखिए जब नाम आप लोगों से, अगर ये तो काउंसलिंग था, यहाँ पर नाम आपको ईजिली मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं कि इस क्रिया की आगे बढ़ाने में या विकास करने पर या उपचारात्मक दृष्टिकोण में अगर किसी ने बल दिया है तो आपको बता दो, एक नाम आता है रोलो मे का नाम, रोलो मे का नाम, ठीक है, विक्टर फ्रैंकल का नाम, विक्टर फ्रैंकल का नाम। इन दोनों महोदयों ने, इन दोनों लोगों ने उपचारात्मक दृष्टिकोण को बेसिकली विकास पर बल दिया, उपचारात्मक यानी ट्रीटमेंट के आधार पर इन्होंने खासकर बल दिया, ठीक है। तो रोलोमे ने इस पर एक किताब लिखा सन 1950 में, और वो किताब थी अस्तित्ववादी मानवतावादी चिकित्सा। किताब का क्या नाम था, 1950 में जो आई थी, उस किताब का नाम था अस्तित्ववादी मानववादी चिकित्सा। सन 1950 में इनके द्वारा ये किताब बेसिकली दी गई थी। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, वर्ष के रूप में अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो अपने स्वयं के मूल्यों और विश्वासों के प्रति अधिक जागरूकता करता है, ये अधिक जागरूक बनाता है अस्तित्ववादी परामर्श। अपने विकल्पों और कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्यों को खोजने पर बल देता है, ठीक है, अस्तित्वगत जो चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसमें ये काफी मदद कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वर्तमान और भविष्य की भूमिका में। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17 पर। परामर्श में मनोचिकित्सा का मुख्य फोकस क्या हो सकता है, यह सवाल आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में काउंसलिंग, व्हाट इज द मेन फोकस
आपके साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन को हम लोग इंग्लिश हिंदी में कहेंगे मनोशिक्षा। पहला विकल्प कहता है अचेतन इच्छाओं और उद्देश्यों का विश्लेषण करना। क्या ये साइको एजुकेशन है? बिल्कुल ये गलत जवाब है। अचेतन इच्छाओं से ये बिल्कुल दूर दूर है, इससे कोई मतलब नहीं है इसके संदर्भ में, एनालिसिस नहीं करता अनकॉन्शियस डिजायर एंड मोटिव को, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरे विकल्प पर बात करते हैं हम लोग। दूसरा विकल्प कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य और मुकाबला करने की रणनीतियों के बारे में शिक्षा और जानकारी प्रदान करता है। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ एंड कॉपिंग, रणनीति या एक प्रकार से रिसोर्स, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटजी है ना, रणनीति को एक प्रकार से टेक्निक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का हम यूज़ में ला सकते हैं। तो मनोशिक्षा का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, और उसके संदर्भ में, उसी के संदर्भ में, मेंटल हेल्थ के संदर्भ में और इंफॉर्मेशन के संदर्भ में, ठीक है, और इंफॉर्मेशन के संदर्भ में यानी सूचनाओं के संदर्भ में रणनीति बनाता है, और वो साथ ही साथ एजुकेट भी करता है, लोगों को जागरूक भी करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन देखो आपका सही चला जाएगा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मुकाबला की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, सूचना हो जाएगी। ठीक है, एक प्रकार से। ठीक, यहाँ पर शिक्षा और जानकारी प्रदान करता है, ये मनोशिक्षा का पार्ट होगा। दोषपूर्ण जो विचार हैं उनके पैटर्न की पहचान करना और उन्हें संशोधित करना, नहीं, दोषपूर्ण विचारों वगैरह से ये कोई मतलब नहीं रखता। अतः मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। डी वाला विकल्प पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है किसी व्यक्ति के पिछले अनुभव, मतलब देखिए पिछला जो अनुभव है उस पर बात कर रहा है ये, है ना, पिछला अनुभव और आघातों की खोज करने पर बल देता है। ठीक है, पिछला अनुभव और आघातों को, ट्रोमास जैसे शब्द आता है ना, उसको आघात बोला जाता है, उसकी खोज करता है। बिल्कुल ये गलत जवाब हो जाएगा। तो मनोशिक्षा का रोल केवल विकल्प नंबर बी में रहेगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। परामर्श में मनोशिक्षा का अर्थ को लेकर ट्रांसफरेंस एक शब्द है, ये मेडिकल सोशल वर्क में यूज होता है ट्रांसफरेंस। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं हस्तांतरण शब्द, काउंसलिंग का ही पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि घटना में हस्तांतरण, परामर्श में हस्तांतरण घटना से तात्पर्य क्या हो सकता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण में आपसे सवाल पूछा गया है और सही विकल्प के रूप में आप लोगों को जवाब देना है। पहला ऑप्शन कहता है कि परामर्शदाता पर अपनी भावनाओं और संवेगों को प्रक्षेपित करना। देखिए ये विकल्प आपका सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। मैं आपको बता देता हूं परामर्श में हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति से भावनाओं और इच्छाओं के अचेतन पुनर्निर्देशन से संबंधित होता है। ये जो परामर्श शब्द है और परामर्श में शब्द लिख दे हस्तांतरण, तो इसका मतलब दो ही कीवर्ड याद रखिएगा। एक कीवर्ड याद रखिएगा भावना, दूसरा कीवर्ड याद रखेंगे संवेग। ठीक है, तो एक व्यक्ति से भावनाओं और संवेग या इच्छाओं के अचेतन पुनर्निर्देश से संबंधित होता है हस्तांतरण। ठीक है, अक्सर क्लाइंट के अतीत का कोई एक व्यक्ति है, उसके संदर्भ में बात की जा रही होती है, मतलब पास्ट की बात होती है इसमें हस्तांतरण में, है ना। तो क्लाइंट में चिकित्सक के प्रति प्रशंसा, क्लाइंट में, सेवार्थी में आपके प्रति, यानी आप चिकित्सक हैं तो उसके प्रति प्रशंसा, प्रेम, निर्भरता, क्रोध या हताशा की तीव्र जो भावना के रूप में प्रकट होता है ना, वो हस्तांतरण होता है परामर्श में। जैसे किसी के प्रति प्रेम हो सकता है, स्नेह भी हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है ना। ये नहीं कि आपकी सारी जितने भी क्लाइंट हैं आपकी सारी बातें फॉलो ही करें, कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे जो आपकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी जो भावनाएं क्लाइंट के अंदर आ रही है वो हस्तांतरण पैटर्न है, परामर्श में उसको हस्तांतरण बोला जाता है। ठीक है, भले ये भावनाएं चिकित्सा से संबंधित ही हो उस संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज में लाई जाती है, इसको हस्तांतरण में यूज किया जाता है, याद रखेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आप लोगों को, चिकित्सक के प्रति प्रशंसा हो गया, प्रेम हो गया, निर्भरता हो गया, क्रोध हो गया, हताशा हो गया, उसके तीव्र प्रति जो भावनाएं प्रकट होती है उसी को हम लोग परामर्श में हस्तांतरण का नाम देते हैं, याद रखेंगे। अब आपको बता दूं, ये हस्तांतरण जो शब्द है, इस शब्द का अवधारणा सर्वप्रथम अगर किसी विद्वान ने दिया है तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने दिया है।
किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये जो है हस्तांतरण शब्द जो है दिया गया है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर अब परीक्षा में पूछ लिया कि हस्तांतरण की अवधारणा का सर्वप्रथम वर्णन करने वाला संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन जरूर ढूंढिएगा, सिगमंड फ्रायड का नाम वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। आया कहाँ पे था? ये शब्द आया था मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी इनकी है उसमें दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, 19 नंबर का सवाल कि परामर्श में भूमिका निभाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। मतलब रोल प्लेइंग, आपसे ये सवाल है कि इन काउंसलिंग व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रोल प्लेइंग, मतलब भूमिका निभाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कहता है कि भावनाओं और संवेदनाओं को दबाना। देखिए ये गलत जवाब होगा। परामर्श में भूमिका निभाने का प्राथमिक उद्देश्य थोड़ी ना है कि आप किसी की भावना और संवेदनाओं को दबाओ, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, दूसरे ऑप्शन की तरफ रुख करिए। कहता है कि नए व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए परिदृश्यों का अभिनय करना, ठीक है, मतलब एक्टिंग आउट, है ना, एक्टिंग आउट आपको बताने की कोशिश की जा रही है। टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, न्यू बिहेवियर मतलब नया व्यवहार, रिस्पॉन्स एंड प्रैक्टिस यानी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का अभ्यास करने के लिए परिदृश्यों का अभिनय करना यानी एक्टिंग करना। तो ये भूमिका रोल होगा, या आप कह लीजिए कि रोल प्लेइंग होगा, रोल प्लेइंग होगा, और सही जवाब इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे तो क्लाइंट की चिंताओं को अनदेखा करना, ये तो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, जो कि रोल प्लेइंग का पार्ट ही नहीं होगा ये। फिर उसके बाद कहता है किसी भी भावनात्मक अभिव्यक्ति से बचना, ये तो गलत हो जाएगा भाई, आप भावनात्मक अभिव्यक्ति से बच ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, हमें सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का। अच्छा सवाल था ये भी, काउंसलिंग से संदर्भ में ये क्वेश्चंस आप सभी लोग देख रहे हैं। एक और सवाल देखेंगे, अच्छा सवाल है, प्लीज़ इसको आप आईएमपी के रूप में नोट करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को। कौन सा परामर्श, मतलब देखिए कौन सी वो काउंसलिंग है जहां दृष्टिकोण अतीत से अचेतन प्रक्रियाओं और अनसुलझे संघर्षों की खोज पर केंद्रित है, ठीक है, जो वर्तमान व्यवहार और विचारों को प्रभावित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना। तो देखो मैं अभी इससे पहले एक सवाल आपसे पूछा था कि वर्तमान और भविष्य के लेकर जो उद्देश्य बनाना या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करना, वो पार्ट आ रहा था, हम लोग देखे थे सेरोन किरकेगार्ड की थ्योरी में अस्तित्ववादी का परामर्श में, वहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ वर्तमान की बात हो रही है, प्लस में विचारों को प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ कह रहा है कि अतीत मतलब पास्ट में, पास्ट से अचेतन प्रक्रियाओं और अनसुलझे संघर्षों की खोज करने की बात कर रहा है, उसी पर केंद्रित ही है। जो अनसुलझा संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रियाएं हैं, उसी को खोजने की बात कर रहा है, और वर्तमान और विचारों को प्रभावित कर रहा है। तो वो कौन सा पैटर्न होगा यहाँ पे, तो वो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही माना जाएगा, साइको डायनेमिक काउंसलिंग होती है, साइको डायनेमिक काउंसलिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्रकार से आप इसे कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक परामर्श, या आप इसे बोल सकते हो मनोविश्लेषणात्मक परामर्श को ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित मनोविश्लेषणात्मक परामर्श, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये आप सुनिए, ये कहता क्या है, ऑप्शन ए कहता क्या है, कहता है कि वर्तमान व्यवहार, जो आज प्रेजेंट टाइम में व्यवहार है, और भावनाओं को प्रभावित करने वाली जो अचेतन मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं, जो पावर है, जो सत्ता है, और जो पिछले अनुभवों का पता लगाए, मतलब अतीत के अनुभवों का पता लगाए, जिसका लक्ष्य आत्म जागरूकता और अस्थायी परिवर्तन हो, जिसका लक्ष्य क्या बने, आत्म जागरूकता और उसका अस्थायी परिवर्तन, तो वो पार्ट कहलाएगा मनोविश्लेषणात्मक परामर्श, ठीक है। तो इस प्रश्न में सही विकल्प के रूप में पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन। जो लोग गहरी आत्म समझ और व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, उस क्रिया में मनोविश्लेषणात्मक परामर्श को हम लोग लगाते हैं, या वो जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने अतीत में गंभीर आघात या प्रतिकूलता का अनुभव किया हो, है ना, पास्ट में, फ्यूचर में नहीं, नहीं वर्तमान में, पास्ट में, अतीत में,
है ना, अनसुलझे प्रक्रियाओं की खोज पर केंद्रित क्रियाएं थी, उसी पर बेस्ड है। तो गंभीर प्रतिकूलता या आघात का अनुभव किया है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकार से, अतीत में यानी पास्ट में, यानी पास्ट में। तो सही विकल्प के दृष्टिकोण से अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलेंगे, अगला सवाल देखें। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अगर इनकेस कोई दिक्कत आ रही है प्रश्नों में तो प्लीज आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को क्या महसूस हो रही है यहाँ पर, प्लीज एक बार जरूर बताएं। सर परेशानी तो नहीं है सर, ठीक समझ में तो आ रहा था। चलो बहुत अच्छी लेकिन बात है सर सर। क्वेश्चन सर बहुत बड़े बड़े, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन परामर्श से संबंधित सवाल है सर। लेकिन समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल, अभी हम इसके टॉपिक जब पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो मैं लिखा हूँ अपने पीडीएफ में, जब मैं वहाँ पे पढ़ूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा तो ये शब्द भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आपको वो चीज़ें आसानी समझ में आ जाएगी, हाँ यार प्रश्न ऐसे थे, वो चीज़ें इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा प्रश्न दिखा रहा हूँ काउंसलिंग का, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी एक इंग्लिश में पीडीएफ गई है, आज आप लोगों को शाम को इसकी हिंदी की एक पीडीएफ भेज दूंगा, 100 क्वेश्चन की है। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगभग टोटल 100 क्वेश्चन काउंसलिंग पर ही है, अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो अब यहाँ से जो पेपर स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिकली सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर आधारित रहेगा। ये प्रश्न, सभी जो प्रश्न रहेंगे यहाँ पे सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर बेस्ड रहेंगे ये क्वेश्चन सभी के सभी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को बड़े ही ध्यानपूर्वक और सही तरीके से आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो तकनीकी वगैरह पर भी आधारित हो सकते हैं, टेक्निक पर भी आधारित हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि परामर्श में सहायक तकनीकों का, ठीक है, सहायक तकनीकों का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो प्लीज आप लोग एक बार जवाब देंगे इसका, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर एक बार आप लोग का जवाब पढ़ें और अच्छे से जवाब दें। ठीक है, कोई बच्चा है ऐसा जो जवाब देना चाह रहा हो इसके संदर्भ में? सर बी सर, बी सर हैं। चलिए आत्मन्वेषण। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आपसे अगर हम बात करते हैं, परामर्श में सहायक तकनीकों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, तो पहला कहता है भैया कि तर्कहीन विचारों का पहचान करना। तर्कहीन विचार तो बेसिकली नेगेटिव पार्ट बन रहा है। आत्म अन्वेषण, मतलब अन्वेषण का मतलब होता है खोज, और भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये विकल्प आपका बी वाला यहाँ पे अभी तक सही है। सी कहता है अनुपयुक्त व्यवहार को संशोधित करना, ये भी गलत हो जाएगा, सहायक तकनीकी का प्राथमिक है। ठीक है, और पिछले अनुभव का विश्लेषण करना, मतलब आसान देखो है क्वेश्चन, आप आसानी से लगा सकते हैं ये सवाल। बेसिकली अगर मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूं तो व्यक्ति को अपनी समस्याओं को सुलझाना और उसका समाधान खोजना और सकारात्मक जीवन परिवर्तन में मदद करना, ये होता है परामर्श में सहायक तकनीकी का प्राथमिक लक्ष्य। तो परामर्श में सहायक तकनीकों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ध्यान रखेंगे, व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने और सकारात्मक जीवन परिवर्तन करने में मदद करना, ये उसका सही पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसका अर्थ के रूप में। तो इसमें समस्या समाधान का पैटर्न शामिल होता है, आत्म जागरूकता शामिल होता है, परामर्शदाता का सहयोग भी शामिल होता है, सकारात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है, कई चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत में। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल आपके सामने कि एक परामर्शदाता एक ग्राहक को मान्यता, ठीक है, एक ग्राहक को मान्यता और सहानुभूति समझ प्रदान करने के दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि सहानुभूति समझ प्रदान करते समय किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, इस सवाल में आपको जवाब देना है। आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत है। इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में क्या नाम होना चाहिए? प्लीज जवाब देंगे। सर ए ऑप्शन है। बी सर।
ओके, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। आप सभी लोग कह रहे हैं, देखो इसमें ना, जब एक परामर्शदाता किसी क्लाइंट को, मेरी बात को सुनिएगा, मैं पहले प्रश्न को समझा दूं, किसी क्लाइंट के सहानुभूत पूर्वक समझ को प्रमाणित और प्रदर्शित करता है, तो वह एक सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए करता है। ऐसी क्रिया में सक्रिय सुनना, चिंतन और गैर निर्णायक प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों में, है ना, ताकि तालमेल सही तरीके से हो सके, सामंजस्य कोऑर्डिनेटिंग भी बैठ सके उसके साथ, है ना। इस तरीके के शब्दों में बेसिकली यूज में लाया जाता है, ऐसे शब्दों को लेकर, है ना। अब देखो सवाल बड़ा आसान है इसके संदर्भ में। एक है चिंतनशील सुनना, एक है पैराफ्रेजिंग, एक है मिररिंग और एक है गेस्टाल्ट तकनीक। बस ये हो सकता जिन है। बच्चों ने जवाब दिया है कि सहानुभूत, मैंने एक शब्द यूज करके बताया भी है आप लोगों से, अभी अभी जस्ट मैंने ये चीजें बोला। मैंने कहा कि सक्रिय सुनना, जैसे देखो मैंने कहा कि सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय तरीके से सुनना, और फिर उसके पर चिंतन और गैर निर्णायक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना। वो एक परामर्शदाता जब किसी क्लाइंट के प्रति सहानुभूत अंडरस्टैंड को प्रमाणित करता है या उसको प्रदर्शित करता है, तो उस प्रक्रिया में इसको बढ़ावा देता है। तो चिंतनशील सुनना यहाँ सही विकल्प के रूप में जो ऑप्शन नंबर आपका रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है चिंतनशील सुनना। एक संचार रणनीति है जिसमें श्रोता वक्ता को सक्रिय रूप से सुनता है, जो क्लाइंट होता है उसको सक्रिय रूप से सुनता है ना। फिर समझ सुनिश्चित करने और तालमेल बनाने के लिए वक्ता के विचारों और भावनाओं को दोहराता है, और उस क्रिया में चिंतनशील सुनना शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो सही विकल्प के रूप में आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये विकल्प आपका सही है। एक शब्द है पैराफ्रेजिंग शब्द। पैराफ्रेजिंग शब्द है, पैराफ्रेजिंग एक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, विचारों को अभिव्यक्त करना, है ना। जैसे क्लाइंट अगर कोई चीज़ नहीं बता पा रहा था, आप टेक्निक वगैरह लगा के उसकी विचारों या भावनाओं को अभिव्यक्त करवा सकते हैं, उस जगह पर बेसिकली ये शब्द यूज में लाया जाता है। एक शब्द है बेसिकली मिरर या मिररिंग शब्द इसको कहा जाता है। सामान्य अर्थ में मिररिंग किसी चीज को प्रतिबिंब करता है या पुनः पेश करने के कार्यों को संदर्भित करता है, दोबारा उस कार्य को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से फॉलो अप से मिलता जुलता ये शब्द है, फॉलो अप से मिलता जुलता ये एक प्रकार का शब्द है। चाहे वो कोई भौतिक वस्तु हो या कोई विचार हो या कोई व्यवहार हो, उसको दोबारा प्रदर्शित करने के लिए बल देता है, उसको मिररिंग शब्द से डिनोट किया जाता है। मनोविज्ञान में खासकर किसी के हाव भाव, भाषण का पैटर्न, ठीक है, किसी क्रियाओं का नकल करना, ठीक है, उन संदर्भों को जो रिलेटेड करता है उसको हम लोग कहते हैं मिररिंग शब्द। और एक शब्द आता है गेस्टाल्ट टेक्नोलॉजी, या आप इसे कह लीजिए गेस्टाल्ट थेरेपी, बात दोनों सिमिलर है ना। गेस्टाल्ट थेरेपी सभी लोगों को पता है, ये बेसिकली समग्रता पर बल देता है। इसके रूप में जब भी सवाल बनाया जाता है, मनोचिकित्सा है एक प्रकार की, रोगियों को उनके वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है ये गेस्टाल्ट थेरेपी। सेवार्थी को उनके अनुभव को स्वीकारता है और उन पर भरोसा करना सिखाने में मदद करता है। क्लाइंट की अपनी भावनाओं विचारों के बारे में जागरूकता हासिल करने पर काफ़ी मदद करता है ये गेस्टाल्ट थेरेपी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इस्तेमाल ना एंजाइटी में यूज़ होता है, डिप्रेशन में यूज़ होता है, मादक द्रव्यों का जो सेवन करते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आत्मसम्मान जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन में भी काम में लाया जाता है गेस्टाल्ट, तो काफ़ी मदद करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्लाइंट को मान्यता और सहानुभूतिपूर्ण समझ प्रदान करने के लिए किस समय पर या किस प्रकार का तकनीकी का उपयोग होता है, तो वो बेसिकली चिंतनशील सुनना यूज होता है। सही विकल्प यही होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ए करेक्ट होगा। यहाँ देखो मैंने चारों ऑप्शन के बारे में बताया आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं अब हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है।
और सवाल कहता है कि किस सहायक तकनीकी में क्लाइंट के द्वारा बताई गई बातों की विषय वस्तु, है ना, और भावनाओं को फिर से शामिल करना चाहिए, फिर से उसको शामिल करना चाहिए। इस संदर्भ में ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न में होना चाहिए, प्लीज एक बार आप लोग अपने जवाब जरूर बताएंगे। इस सवाल में क्या ऑप्शन होना चाहिए? पुनर्रचना। ओके, जी। सर स्पष्टीकरण। चलिए अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ सवाल बड़ा आसान है कि पूछा गया सवाल ये है कि किस सहायक तकनीकी में क्लाइंट के द्वारा बताई गई बातों, है ना, या उनकी विषय वस्तु और भावनाओं को फिर से बताना शामिल करता है। इस प्रश्न के आधार पे एक तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में चिंतन, दूसरी तरफ दिख रहा है प्रोत्साहन, एक है स्पष्टीकरण करना, और दूसरी तरफ है पुनर्संरचना। ये शब्द शामिल किया गया है। सहायक तकनीकी में ध्यान से सुनिएगा, जिसमें क्लाइंट के द्वारा कही गई बात की विषय वस्तु और भावना दोनों को पुनः प्रस्तुत करना जो शामिल होता है वो पैराफ्रेजिंग होता है। क्या होता है? पैराफ्रेजिंग, या आप इसे कह लीजिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की हिंदी क्या होती है? चिंतन, है ना। तो ये एक प्रकार से उसकी परिभाषा दी गई है कि किसी सहायक तकनीकी जिसमें क्लाइंट द्वारा कही गई बात की विषय वस्तु और भावना दोनों को पुनः प्रस्तुत, देखो यहां पे लिखा हुआ है भावना को फिर से बताना, मतलब फिर से बताने का मतलब पुनः प्रस्तुत करना शामिल होता है, उसे रिफ्लेक्सिंग कहते हैं या पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ये एक प्रकार की डेफिनेशन दी गई है और ये डेफिनेशन ऑप्शन नंबर 1 ही है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें ना क्लाइंट को यह महसूस करने में मदद मिलती है कि उसकी बात सुनी गई है, उसे समझा गया है और उसके अनुभव को मान्यता दी गई है, या आगे के खोज और स्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करेगी। जो भी आगे कोई खोज होगा या रिसर्च करोगे क्लाइंट के संदर्भ में, वो आपको स्पष्ट करेगा और उसको साथ ही साथ डेटा भी लेने में मदद करता है, ये चिंतनशील या रिफ्लेक्सिंग पैटर्न। तो सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में नाम भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सवाल यहां पे दी गई है सुकराती प्रश्न। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि ये सुकराती प्रश्न बेसिकली होता क्या है, अभी मैं आपसे बात करूंगा। तकनीकी आमतौर पर किस परामर्श दृष्टिकोण को बेसिकली जुड़ती है या किस परामर्श दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, इसको हम लोग सुकराती नाम देते हैं, या इसे आप लोग कह सकते हैं सोक्रेटिक, इसको इंग्लिश में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है मैं बताता हूं। ये जो सुकराती प्रश्न लिखा हुआ है ये जांच पड़ताल वाले प्रश्न होते हैं, जांच पड़ताल वाले प्रश्न होते हैं। जांच पड़ताल वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से ना विचार को पढ़ने और उस पर खोज करने की एक विधि बताई जाती है सुकराती प्रश्न को, जो मान्यताओं को चुनौती देकर और तार्किक तर्क को बढ़ावा देकर आलोचनात्मक सोच और गहन समझ को प्रोत्साहित करता है, एक प्रकार से उसको डेवलप करता है ना इस प्रश्न में। तो इसमें सवाल ये पूछा गया कि ये कौन सी थेरेपी पर आधारित है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं सुकराती प्रश्न का उदाहरण देता हूं, आप क्यों कहते हो कि, ये प्रश्न बन रहा है आपका, सुकराती प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तुम्हारा इससे क्या मतलब है, हमने ऐसे प्रश्न बनते हैं, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। या हमारी चर्चा से किस प्रकार संबंधित है, हमारी चर्चा से, जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात बीच में बोल दिया, कोई
कहावत कह देता है, तो उस क्रिया में हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी जो डिस्कशन हो रही है वो किस प्रकार से संबंधित है। आपके अनुसार मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? क्या आप इस बिंदु पर विस्तार से बता सकते हैं? इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, है ना, सुकराती प्रश्न। इसका अनुप्रयोग जानते हो कहाँ कहाँ होता है? एक तो एजुकेशन में यूज होता है, शिक्षा में। एक यूज होता है चिकित्सा में। अब मेडिकल सोशल वर्कर हो तो आपका ज़्यादा रोल इसी में है। एक होता है वार्तालाप। वार्तालाप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बातचीत में एक यूज होता है। एक होता है रोजमर्रा की बातचीत में। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ये क्या है लिखा है मैंने। सुकराती प्रश्न का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने एजुकेशन में किया, जब आलोचनात्मक चिंतन और अवधारणाओं की गहन समझ होती है तो उस क्रिया के दौरान वहां पे सुगम बनाता है वो। आलोचनात्मक चिंतन में किसी चीज को लेकर आपने विचार विमर्श कर रहे हो, आलोचनाएं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, तो वहां पर बेसिकली टॉपिक के आधार पे, तो वहां पर ये काफी मदद कर देता है। अप्रूव करो कि आपने ये बात बताई है, तो इसका मतलब है कि शिक्षा को लेकर बल देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं चिकित्सा लाइन में, मेडिकल लाइन में, तो क्लाइंट को ना उनके विचारों और व्यवहारों को पता लगाने में सहायता करता है। भाई हमने पूछा भाई ये कैसे हुआ, कब से हुआ, कहाँ हुआ, ये समस्या आई कैसे, आपने इसकी दवा ली थी कि नहीं ली थी, हम इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगा के प्रश्न करने लगते हैं, तो वो सुकराती प्रश्न का पैटर्न बन जाता है वहां पे। अच्छा, बातचीत के माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोण को समझने के लिए या समान आधार बनाने के दौरान में बातचीत करते समय हम पूछ लेते भाई क्यों ऐसे हुआ, ऐसा क्या बात चल रही थी, क्या चीज़ें हो रही थी, हम क्वेश्चन मार्क वहाँ पे भी पूछ लेते हैं। ये भी एक प्रकार से सुकराती प्रश्न का पैटर्न बनता है ना। अगर किसी प्रश्न को अधिक रोचक बनाना है, रोजमर्रा की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं, तो अधिक सार्थक एवं विचार उत्तेजक चर्चाओं में जब हम शामिल होते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग यूज करते हैं ऐसे शब्दों का, आए दिन बेसिकली इसका प्रयोग में भी लाते हैं, है ना, इस तरीके के प्रश्नों का। तो इस तरीके का जो प्रश्न है ये किस ऑप्शन को डिनोट करेगा इस प्रश्न के आधार पे? तो कॉग्निटिव बिहेवियर एक थेरेपी है ना। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी वाला, संज्ञानात्मक व्यवहार परामर्श, सीबीटी, ये सेक्रेटिक प्रश्न है ना, सॉरी सोक्रेटिक प्रश्न, सोक्रेटिव प्रश्न या क्वेश्चन तकनीकी सामान्यता सीबीटी से जुड़ी हुई है, जो एक परामर्श पद्धति है जो व्यक्तियों को नकारात्मक विचार, पैटर्न और व्यवहार को पहचानने और बदलने में मदद करती है। तो वो है सीबीटी, ठीक है। तो ये सीबीटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। आलोचना को विकसित करने में, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने में, नकारात्मक विचारों को चुनौती देने में, ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। 5 नंबर का सवाल आपके सामने है और कह रहा है कि व्यवहार तकनीक में आकार देने में क्या शामिल है ना। व्यवहार तकनीकी में आकार देने में क्या शामिल है, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो प्लीज एक बार इसका जवाब बताएं, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताऊं, ए होगा। इन बिहेवियर ऑप्शन ए। टेक्निक, ओके, इन बिहेवियरल टेक्निक व्हाट डू शेपिंग इन्वॉल्व, यानी आकार देना, इसको कहा जाता है शेप, है ना, या शेपिंग। अब इसमें ए जवाब नहीं होगा सर कि क्लाइंट की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन देना, ये गलत जवाब हो जाएगा। वांछित व्यवहार क्रमिक अनुमानों को सुदृढ़ करने पर बल देता है ना। तो जो विकल्प नंबर आपका बी है, वांछित व्यवहार यानी रेनफोर्समेंट सक्सेस की बात करता है एक प्रकार से ये, और अप्रोक्सीमेटली ऑफ अ डिजायर बिहेवियर, है ना, अनुमानों को सुदृढ़ बनाने में, है ना। तो ये बड़ा आसान शब्द है सुदृढ़, और पॉजिटिव शब्द है, और वांछित व्यवहार भी पॉजिटिव शब्द है। तो आकार देने का पैटर्न यही है, और इसका सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, है ना।
इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन आपको बताना भी चाहूँगा, ये है क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए वांछित व्यवहार के क्रमिक सन्निकटन को सुदृढ़ करना, जिसे आकार देना भी कहा जाता है। वांछित व्यवहार को क्रमिक अनुमानों को सुदृढ़ करना, जिसे आकार देना कहा जाता है, संचालन कंडीशन में एक विधि मानी जाती है। संचालक कंडीशन में एक प्रकार की ये विधि मानी जाती है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओसीटी की बात कर रहा हूँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी में यह एक प्रकार की विधि मानी जाती है, शेप देना या आकार देना, जहां आप धीरे धीरे उन व्यवहारों को सुदृढ़ करते हैं जो वांछित परिणाम प्राप्त होने तक लक्ष्य व्यवहार से मिलते जुलते रहते हैं। जो आपने जो व्यवहार लिया है, जो गोल लिया है, उससे चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं, ठीक है। तो उस पर आप काम करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ना वांछित क्रियाओं की तरफ लेके जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा क्लास में हिट कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब है कि अवांछित व्यवहार कर रहा है ये। अब सवाल कहता है कि वांछित व्यवहार के क्रमिक अनुमानों को सुदृढ़ बनाना। अब इसी को सुदृढ़ बनाना है वांछित व्यवहार के माध्यम से, वांछित व्यवहार के माध्यम से। तो आपने इस बच्चे को क्या किया? आगे बैठा लिया, आगे वाले बेंच पर बैठा दिया। अब यहाँ पर अब जब टीचर का रोल बन रहा है सुदृढ़ बनाने में, वो क्या बन रहा है? एक तो बोर्ड से जस्ट नज़दीक है, वो स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर और स्पष्ट देख भी दे रहा है, साथ ही साथ टीचर का ध्यान भी इस पर भी है, कोई भी इसका जो अटेंशन है इधर उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, वो पीछे वाला जो बच्चे पहले हिट करता था, अब उसको तो आगे बैठा दिया गया, अब वो हिट भी नहीं कर रहा है ना, वो अब हिट भी नहीं कर रहा है। तो उस प्रक्रिया में ये वांछित व्यवहार, तो वांछित व्यवहार के माध्यम से अवांछनीय व्यवहार को हमने दूर कर दिया। अवांछनीय व्यवहार क्या था? हिट करना, मारना था। तो वांछित व्यवहार के क्रम में आपको अनुमानों का सुदृढ़ करना, वो है आपका ये उदाहरण। और यह प्रश्न सही विकल्प का अगर हम जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी देंगे, बी करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का, आकार। और ये ओसीटी का पैटर्न है। ओसीटी में ना रेनफोर्समेंट आता है। आप जब इसका वो लगाएंगे, इंग्लिश देखेंगे अनुमानों को, क्रमिक अनुमानों को लेकर या वांछित व्यवहार को लेकर, तो इंग्लिश में लिखे रेनफोर्समेंट, और ओसीटी में ही पुनर्बलन शब्द प्रयोग किया गया है ना। पुनर्बलन को ही रेनफोर्समेंट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहार तकनीकों में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? व्हाट इज की प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट? सुदृढ़ीकरण को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? रेनफोर्समेंट। इन बिहेवियरल टेक्निक, एक प्रकार से व्यवहार तकनीक। सही विकल्प के रूप में एक अप्रिय उत्तेजना प्रस्तुत करके एक व्यवहार को बढ़ाना, मतलब अप्रिय उत्तेजना दे दो और एक व्यवहार उससे अपेक्षा करो और उससे बढ़ाने की बात करो, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो देखो यहाँ अप्रिय उत्तेजना बेसिकली हमेशा सत्य नहीं हो सकती है, हमेशा सत्य नहीं, वो हानिकारक भी प्रभाव डाल सकती है ना। तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा यहाँ पे। अप्रिय उत्तेजना, एक सुखद उत्तेजना प्रस्तुत करके एक व्यवहार को, बेसिकली एक व्यवहार को कम करना। अब यहां पर देखो जो दूसरा विकल्प के रूप में जिक्र किया गया है कि जो है डिक्रीज अ बिहेवियर बाय प्रेजेंट अ प्लेसेंट स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना या उद्दीपक। तो इस प्रश्न में देखिए जो कम करना है वो बेसिकली एक प्रकार का व्यवहार दर्शाया गया है, व्यवहार को कम करना है। यहाँ क्या कम करना है? व्यवहार, लेकिन कौन सा व्यवहार? अवांछनीय व्यवहार, है ना, अवांछनीय व्यवहार। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक सुखद उत्तेजना प्रस्तुत करके व्यवहार को कम करना व्यवहार मनोविज्ञान में एक मानक शब्द या अवधारणा नहीं है, लेकिन इसे नकारात्मक दंड या सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव है कि इस प्रश्न में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का जो व्यवहार तकनीकी में एक प्रमुख सिद्धांत बनेगा वो विकल्प बी बनेगा। और विकल्प बी यहाँ नकारात्मक दंड मैंने यूज़ किया है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण शब्द यूज़ किया है। यहाँ आपका ना अगर ये शब्द नहीं लिखा होता तो एक शब्द और लिखा रहता, वो लिखा होता नकारात्मक दंड, ये लिखा होता।
तो नकारात्मक दंड अगर लिख देता हूं तो मैं आप आसानी से कह देते कि एक सुखद उत्तेजना प्रस्तुत करके एक व्यवहार को कम करना। ठीक है, ये तो सिंपल है बात है, ये क्लियर कर दिया नकारात्मक दंड लिखने से। और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, ये दोनों बात एक ही है। इसमें ना किसी व्यवहार को कम करना, बात को सुन लीजिए, दोनों का अर्थ सुन लीजिए। इसमें किसी व्यवहार को कम करने के लिए सुखद उत्तेजना को हटाना शामिल किया गया है ना, सुखद उत्तेजना को हटाना शामिल किया गया है, जिससे उस व्यवहार के दोहरावा या दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। ताकि उस स्टिमुलस को हटा दोगे तो वो नकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा। क्लास में बच्चा पढ़ रहा था, आपने छोटा भीम या कुछ ऐसा पोस्टर लगा दिया था, बार बार बच्चा उस पोस्टर को देख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का व्यवहार कर रहा है नकारात्मक, जिससे अटेंशन नहीं दे पा रहा। तो अब मैं कहता हूँ इस पोस्टर को ही हटा दो, पोस्टर ही हटा दोगे तो बच्चे का ध्यान आपके व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो किसी बच्चे के शरारती व्यवहार के बाद उसका पसंदीदा खिलौना छीन लेना भी एक प्रकार से नकारात्मकता या सकारात्मकता सुदृढ़ीकरण का पैटर्न बन सकता है। लेकिन आपको वहाँ पे जो भी समाज कार्य की तकनीकी है आप उसके लगा के उसको आगे बढ़ा सकते हो, है ना। मान लीजिए कोई वो टॉयज लिया है जिससे वो बहुत हमेशा खुश रहता है, आप उसे छीन लेते हो तो वो काम थोड़ी ना कर पाएगा, फिर विभिन्न प्रकार का वो व्यवहार करने लगेगा, फिर वहाँ पे आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ये कहा व्यवहार टेक्निक में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रमुख सिद्धांत तो एक सुखद उत्तेजना को कम करिए धीरे धीरे, अचानक मत करिए, धीरे धीरे कम करिए, और एक व्यवहार को वहाँ पर बेसिकली कम करिए। ये होता है इस पैटर्न का पार्ट। ठीक है, अच्छे व्यवहार के लिए बच्चे की प्रशंसा करिए, उसे पुरस्कार दीजिए। अच्छा व्यवहार किया, आगे बढ़ा, आपने शाबाशी दे दिया, तो वो जाहिर सी बात है सकारात्मकता सुदृढ़ीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें बेसिकली देखने को मिलता है। तो सवाल थोड़ा सा था टफ, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ एक एग्जाम्पल 2 शब्दों को लेकर ताकि आप समझ लो, थोड़ा सा टफ है। यहाँ एक शब्द आएगा नकारात्मक दंड, यहाँ मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। और एक शब्द आएगा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ये 2 शब्द आएगा। इन दोनों शब्द का मतलब समझ लीजिए। ये जो नकारात्मक दंड लिखा हुआ है ये बच्चों की स्क्रीन की लत को कम करने के लिए स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बच्चे की स्क्रीन की लत लग जाती है या यूट्यूब फोन वगैरह देखते हैं तो वहां पे आप स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए, बंद हो जाएगा फोन। बहुत लोग बच्चे बराबर लाइट जला जला के देखते रहते हैं, तो ये नकारात्मक दंड है। और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, होमवर्क पूरा करने पर, होमवर्क पूरा करने पर बच्चे को स्टिकर दे दो, स्टिकर दे दो। होमवर्क का काम अगर पूरा किया हो, स्टिकर मतलब टोकन होता है, एक प्रकार का पुनर्बलन होता है, बच्चे अपने हाथ वगैरह पे चिपका लेते हैं, बड़े खुश रहते हैं, वो स्टिकर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसे दोबारा होमवर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आप चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, ठीक है, ताकि वो बेसिकली दोबारा उस व्यवहार को करे, एक्टिव होकर भाई मुझे अभी चॉकलेट मिलने वाली है, टॉफी मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह के काम जो यूज में आता है वो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में आता है। नकारात्मक दंड आपको बेसिकली किसी क्रियाओं को कम कर दीजिए, हटाने का प्रयास करिए, है ना। तो ये पैटर्न आता है पेपर में, ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, दोनों का मतलब मैंने बता दिया है। आगे देखिए, किसी व्यवहार तकनीक में किसी अवांछित व्यवहार को कम करना है। देखिए आसान सवाल है, अब मिलता जुलता सवाल आ रहा है पिछले की तरह से। ठीक है, तो देखो किसी अवांछनीय व्यवहार को कम करना है, नकारात्मक व्यवहार है, कम करना है। बार बार मान लीजिए फोन का स्क्रीन खोल रहा है बार बार, उसको कम करना है। तो तकनीक यही है कि फोन का जो टाइमिंग होता है उसको 20 सेकंड कर दीजिए या 10 सेकंड कर दीजिए, 10 सेकंड बाद बंद हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, तो ये देखना। तो किसी व्यवहार तकनीक में अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए प्रतिकूल उत्तेजना को जोड़ा जाए। अब वही कम करना है, 10 सेकंड का टाइम लगा रहे हो, तो क्या बनना चाहिए? क्या नकारात्मक सुदृढ़ीकरण बनना चाहिए या दंड बनना चाहिए? दंड का मतलब वही है, नकारात्मक दंड। सुदृढ़ीकरण तो बढ़ावा हो जाएगा रेनफोर्समेंट का, यहाँ केवल दंड लिखा है, यहाँ पे लिखना इसको ये भी चाहिए था नकारात्मक दंड, है ना, नकारात्मक दंड लिखना चाहिए था सी वाले ऑप्शन में, है ना। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो गया।
यहाँ दंड का मतलब नहीं कि उसकी पिटाई लगा दो, दंड इसका नहीं, दंड ये है कि आपने टाइमिंग कम कर दिया। ये इस क्रिया में आजकल पनिशमेंट का जो पैटर्न आता है बच्चों के साथ, उनको मारना नहीं होता है, जो चीज़ें उनसे पसंद है उनकी उनको उससे छीन लो, वो है दंड। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में टोकन इकोनॉमी आ गया। टोकन इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार से पुनर्बलन होता है, रेनफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, ये रेनफोर्समेंट होता है। आपने उसको टोकन दे दिया, टोकन का मतलब जानते हो क्या होता है, चॉकलेट हो गया या कोई स्टिकर हो गया, है ना, इस रूप में आपने दे दिया, ठीक है, वो पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये एक रेनफोर्समेंट होता है। तो टोकन इकोनॉमी किस व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सही जवाब होगा, जानते हैं, ये अब रेनफोर्समेंट है, टोकन रेनफोर्समेंट है, ये टोकन इकोनॉमी एक शब्द है और रेनफोर्समेंट है। और रेनफोर्समेंट आता है ओसीटी में, और ओसीटी कौन से ऑप्शन में है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका पैटर्न बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सी है। आपने सीसीटी पढ़ा है, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है, पढ़ा चुका हो, बताओ ऐसा कोई बच्चा जो सीसीटी ना पढ़ा हो, ओसीटी ना पढ़ा हो, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी ना पढ़ा हो, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत ना पढ़ा हो, ठीक है, साथ ही साथ हमने भी पढ़ा है मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत, हायरार्की थ्योरी पढ़ा है, वो सारी चीज़ें पढ़ा, ये वही चीज़ें हैं। उसी में एक पार्ट मैं बात कर रहा हूँ ओसीटी, है ना, बीएफ स्किनर की थ्योरी, और उसको मैंने पढ़ाया था। एक होता है सतत पुनर्बलन होता है, एक वांछित पुनर्बलन होता है, एक अवांछित पुनर्बलन होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें, कि 10 बार में से 10 बार सही किया तो उसको सतत बोला गया, 10 बार में से मान लीजिए 8 बार सही किया तो वो आंशिक पुनर्बलन हो गया, ठीक है। तो मैंने टाइम के आधार पर भी बताया था कि 5 मिनट में 2 बार किया, 5 मिनट में 3 बार किया, ठीक है। इस तरीके के पुनर्बलन में पढ़ा चुका हूँ भाई, और इसी प्रश्न पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा परामर्श में ये चीज़ें आती हैं, टेक्निक के रूप में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस सहायक तकनीकी में क्लाइंट को एक ही स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है या शामिल है ना? बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, विच सपोर्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व हेल्पिंग द क्लाइंट सी द सेम सिचुएशन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन रेनफॉर्मिंग, यानी रीफ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग जानते हैं क्या होता है, मैं बताता हूँ। रीफ्रेमिंग जो इन्वॉल्व होता है ये शब्द, ये किसी स्थिति को अलग कोण से देखने के लिए अपनी दृष्टिकोण को बदलना शामिल करता है। अब सहायक तकनीकी में क्लाइंट को एक ही स्थिति को अलग दृष्टिकोण देखने में मदद कर रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलता है या शामिल करता है। अक्सर अधिक सकारात्मक और लाभकारी अर्थ खोजने के लिए रीफ्रेमिंग शब्द यूज किया जाता है। विचारों और भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए चिकित्सा और स्वयं सहायता में उपयोग करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है रिफ्रेमिंग का। किसी स्थिति या समस्या को अलग दृष्टिकोण से देखने की पुनर्व्याख्या अगर हो रही है तो उसे रिफ्रेमिंग कहा जाता है, उसे रिफ्रेमिंग कहा जाता है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है रिफ्रेमिंग, तो ऐसे ही लिखा हुआ ही आएगा मेडिकल सोशल वर्क में। आप ध्यान ये रखिए कि किसी स्थिति या समस्या को अलग दृष्टिकोण से देखने की पुनर्व्याख्या क्या कहलाती है, रिफ्रेमिंग कहलाती है। बस उसे रिफ्रेमिंग का नाम दिया जाता है। रिफ्लेक्शंस प्रतिबिंब होता है, चिंतन का भी पैटर्न होता है रिफ्लेक्सिंग एक प्रकार से, है ना। हालांकि यहाँ पे नहीं होगा, स्पष्टीकरण भी नहीं होगा, ना ही पैराफ्रेजिंग होगा, ठीक है। किस व्यवहार तकनीक में क्लाइंट को नियंत्रित वातावरण में धीरे धीरे भयभीत वस्तुओं और स्थिति में संपर्क में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो वो बेसिकली होगा जो है विलुप्ति, ना विलुप्ति नहीं होगा। किस व्यवहार तकनीक में क्लाइंट को नियंत्रित वातावरण में धीरे धीरे भयभीत वस्तुएं और स्थिति में संपर्क में लाया जाता है, तो वह होता है असंवेदनशीलता, है ना, उसको बोलेंगे असंवेदनशीलता, ठीक है। इसे हम लोग विसंवेदीकरण भी बोल सकते हैं,
बात दोनों एक ही है। किसी उत्तेजना या स्थिति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता को कम करने की प्रक्रिया कही जाती है। तो धीरे धीरे कम कर रहा है ना। संवेदनशीलता धीरे धीरे क्या कर रहा है, भावनात्मक प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता को कम करने की प्रक्रिया है ये। तो धीरे धीरे भयभीत वस्तुओं और स्थिति के संपर्क में लाया जा रहा है या उसको नियंत्रित किया जा रहा है, जिसका प्रयोग बेसिकली अक्सर ना भय हो, चिंता, विकार हो, उसके उपचार में यूज में लाया जाता है। ये टेक्निक है एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार की ये टेक्निक है, मनोविज्ञान की टेक्निक है। इसमें बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, है ना, उपचार करने के लिए। एलर्जी की प्रतिक्रियाओं को कम करना है, हिंसा के प्रति असंवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इसमें हिंसा के प्रति कैसे, जैसे मीडिया को बार बार संपर्क में आने से वास्तविक जीवन में जो हिंसा है उसके प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया कम हो जाती है धीरे धीरे, मीडिया वगैरह का प्रयोग करने से। ठीक है, भय के उपचार में बेसिकली इसका यूज भी किया जाता है। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है व्यवहार तकनीक में मॉडलिंग का क्या, मॉडलिंग में क्या शामिल है, मॉडलिंग में क्या शामिल है। तो मॉडलिंग में देखो क्या होता है, दूसरों को देख कर ना उनकी नकल करके जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो उसको मॉडलिंग कहा जाता है। जैसे आप योगा कर रहे हो, अब योगा कर रहे हो तो मैं आपको देख कर योगा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो मॉडलिंग हो गया। वो हो गया क्या कि दूसरों को देखकर उनकी नकल करके हम सीख रहे हैं, वो व्यवहार तकनीक में मॉडलिंग होता है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, किसी भी सहायक तकनीकी क्लाइंट को उसके विचारों और भावनाओं का पता लगाना और स्पष्ट करने में मदद करती है। ठीक है, किसी सहायक तकनीकी में उनके विचारों और भावनाओं को पता लगाना है और स्पष्ट करने में उसकी मदद करनी है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस प्रश्न का विकल्प होगा क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण करना। ठीक है, और ये बताऊं मैं आपको, क्लाइंट सेंट्रल्ड पर आधारित है, ग्राहक केंद्रित चिकित्सा पर आधारित है। वह सहायक तकनीकी जिसमें क्लाइंट को उनके विचारों भावनाओं का पता लगाना और उन्हें स्पष्ट करने में मदद की जाती है, तो उसे कहा जाता है क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी। इसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा भी कहा जाता है। ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है थेरेपी। और ये बेसिकली साफ शब्दों में यहाँ पे जो पैटर्न लागू होता है वो स्पष्टीकरण को लागू होता है। समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछना और क्लाइंट को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में जो सहायता करती है उसे हम कहते हैं स्पष्टीकरण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार तकनीक में संज्ञानात्मक पुनर्गठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी पुनर्गठन इन बिहेवियरल टेक्निक। तो सही विकल्प होगा नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना और उन्हें संशोधित करना। सही ऑप्शन होगा आपका पहला। इस प्रश्न का विकल्प के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो विकल्प जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब सुनिएगा, इसमें संज्ञानात्मक पुनर्गठन का प्राथमिक लक्ष्य होता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसी व्यवहार तकनीक में एक मुख्य तकनीकी है ये, जो मानसिक कल्याण में सुधार और संकट को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। या कोई गलत विचार पैटर्न है उसकी पहचान करके चुनौती देना या संशोधित करना इसमें लागू होता है। तो इसीलिए नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना और उन्हें संशोधित करना, ये परिभाषा आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये सीधा सीधा लागू हो जाता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, संज्ञानात्मक पुनर्गठन के ना विभिन्न तकनीक है, जिसमें ना वर्कशीट शामिल होती है, एक तकनीक होती है। वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं, जर्नलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, रोल प्लेइंग का प्रयोग कर सकते हैं और बिहेवियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहार का भी। तो कई टाइप इसमें बेसिकली होता है तकनीक के रूप में। और इसका सही विचार होगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। कहता है कि किस सहायक तकनीकी में परामर्श सत्र के दौरान क्लाइंट के द्वारा बताई गई बातों का मुख्य बिंदुओं का संक्षेप में प्रस्तुत करना शामिल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, परामर्श सत्र के दौरान क्लाइंट के द्वारा बताई गई बातें और मुख्य रूप में संक्षेप में प्रस्तुत हो रहा है, तो वो होता है अव्यक्त होना, यानी प्रस्तुत कर रहा है एक प्रकार से। पैराफ्रेजिंग का पैटर्न होता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में कि कौन सी व्यवहार तकनीकी में क्रमिक और पदानुक्रमित तरीके से भयभीत उत्तेजनाओं को व्यवस्थित प्रस्तुत शामिल है। ठीक है, तो इसका सही होगा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक असंवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तकनीक में क्रमिक की बात किया गया है, पदानुक्रमित तरीके से भयभीत उत्तेजनाओं को व्यवस्थित शामिल किया गया है, तो वो व्यवस्थित संवेदनशीलता का पैटर्न होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 पर। व्यवहार तकनीकी में व्यवस्थित असंवेदनशीलता का उद्देश्य क्या शामिल हो सकता है या हासिल करना है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो हासिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में तो देखो, क्रमिक प्रदर्शन के माध्यम से चिंता और भय प्रतिक्रिया को कम करना, तो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, किस सहायक तकनीक में क्लाइंट को प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है, तो वो होगा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोत्साहन तक क्लाइंट को प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है, तो वो होगा आपका प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स ना, क्लाइंट की रिस्पॉन्स शामिल है, तो वो होगा इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट होता है प्रोत्साहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्यवहारिक पूर्वाभ्यास है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में एक प्रकार से शब्द दिया गया है और कहा गया है कि व्यवहारिक पूर्वाभ्यास मुख्य रूप से किस परामर्श दृष्टिकोण से जुड़ी तकनीकी है, तो ये बिहेवियरल काउंसलिंग से है, यानी व्यवहारिक परामर्श से है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवहार तकनीकों में प्रतिकूल चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। प्रतिकूल चिकित्सा का मतलब होता है असर, यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं प्रतिकूल का तो एवरेसिव कहा जाता है इसे। ये एक प्रकार की थ्योरी है या थेरेपी के रूप में भी इसका नाम बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, और अब इसको बोला जाता है अवतरण, अवतरण चिकित्सा या इसे अवर्शन, AVERSION, ठीक है, थेरेपी इसको बोला जाता है। तो अवतरण कह लीजिए या प्रतिकूल कह लीजिए, बात दोनों एक है। एक व्यवहार चिकित्सा तकनीक है जिसका उद्देश्य अवांछित व्यवहार को अप्रिय उत्तेजनाओं के साथ जोड़कर नकारात्मक जुड़ाव को पैदा करके उन्हें कम करना या उनको खत्म कर देना या समाप्त कर देना, इस पैटर्न को शामिल करता है। तो सही विकल्प होगा अप्रिय उत्तेजनाओं को अवांछित व्यवहार के साथ जोड़ना ताकि उसकी घटना कम हो सके, और यही होता है अवतरण चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम परिभाषा ही उसकी लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट सवाल, किस सहायक तकनीकी में समझ और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए क्लाइंट के कथनों को फिर से लिखना शामिल किया गया है। फिर से लिखना शामिल किया गया है 20 में, तो क्लेरिफिकेशंस यानी स्पष्टीकरण, ऑप्शन नंबर आपका ये सवाल सही जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये क्वेश्चंस थे काउंसलिंग के संदर्भ में, है ना। ये सवाल जो थे काउंसलिंग के संदर्भ में थे सवाल, और हम लोग आज के यहीं तक देखेंगे। कल हम लोग इसके टॉपिक को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 9 के संदर्भ में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें परामर्श में शामिल की गई हैं। ये हमारी कल जो है क्लास रहेगी इस पर। ठीक है, कि परामर्श क्या है, व्हाट इज़ परामर्श, और इसकी परिभाषा को देखते हुए फिर हम लोग आगे मेन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी परामर्श की इधर विशेषता है। ठीक है, फिर जिम्मेदारियां हैं परामर्श की, परामर्श के प्रकार भी हैं, व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है, सामूहिक परामर्श क्या होता है, पारिवारिक परामर्श क्या होता है, फिर प्रमुख परामर्श के सिद्धांत है, मनोगतिकीय सिद्धांत है, व्यवहार सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मानवतावादी का सिद्धांत है, ठीक है, समग्रता का सिद्धांत है। ये सारा चीज़ हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एंड काउंसलिंग थ्योरीज एंड अप्रोच भी दिया गया है, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी अभी भी मैं थोड़ा सा बता भी रहा था, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। गेस्टाल्ट भी देखो, वहाँ पे भी क्वेश्चन देखे थे, गेस्टाल्ट के बारे में भी कल थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। अस्तित्व परक के बारे में देखो, मैंने अभी आपको सवाल लगाया था ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर वो भी एक प्रकार का थेरेपी है, यूज़ में लाई जाती है, शेरोन किरकेगार्ड की है। ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं।
है ना? बताइए, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं।